हेलो स्टूडेंट्स। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आज आपके लिए आपकी ही पुस्तक हमारी विरासत कक्षा 6 का पहला पाठ श्री बद्रीनाथ का सारांश लेकर आई हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और आप श्री बद्रीनाथ जी के बारे में इस सारांश से अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ श्री बद्रीनाथ। अजय को घूमने का बहुत शौक था। एक लड़का है जिसका नाम क्या है, अजय। उसे घूमने का बहुत शौक था। गर्मियों की छुट्टियों में उसने अपने माता पिता के साथ बद्रीनाथ धाम जाने की योजना बनाई। तो अजय जो बच्चा है उसने क्या किया, गर्मी की छुट्टियां जब हुई तो उसने अपने माता पिता के साथ बद्रीनाथ धाम जाने की योजना बनाई। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। यह चमोली जिले के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बच्चों, बद्रीनाथ धाम जो है वो कहाँ स्थित है? चमोली जिले के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यात्रा की शुरुआत में पीपलकोटी तक सब कुछ सामान्य रहा, परंतु आगे जाते हुए अजय ने विशाल चट्टानें और निर्जन पर्वत देखे। वे जोशीमठ पहुँचे, जहाँ उन्होंने नृसिंह मंदिर, आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और कल्प वृक्ष के भी दर्शन किए। तो रास्ते में देखिए, जाते जाते उन्होंने क्या देखा, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें देखी और निर्जन पर्वत देखे। वे कहाँ पहुँचे? फिर उसके बाद जोशीमठ पहुँचे। फिर उन्होंने वहाँ किस चीज़ के दर्शन किए? नृसिंह मंदिर, आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और कल्प वृक्ष के भी दर्शन किए। अगले दिन की यात्रा आगे बढ़ी तो अजय अपने माता पिता के साथ अगले दिन फिर यात्रा में आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उन्होंने क्या देखा? विष्णुप्रयाग देखा, जहाँ धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। तो बच्चों, विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? धौली गंगा और अलकनंदा। धौली गंगा को विष्णु गंगा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए वे गोविंद घाट पहुँचे, जहाँ से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का मार्ग जाता है। तो आगे बढ़ते हुए वे कहाँ पहुँच गए? फिर गोविंद घाट पहुँचे। वहाँ से वो हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का रास्ता वहाँ से जाता है। फिर वे पांडुकेश्वर से होते हुए बद्रीनाथ की ओर चले गए। जैसे ही मंदिर दिखाई दिया, सब यात्रियों ने जय बद्री विशाल के नारे लगाए। बद्रीनाथ पहुंचने पर अजय ने नर नारायण पर्वतों के बीच बसा मंदिर देखा। तो अजय अब कहाँ पहुंच चुका था? बद्रीनाथ मंदिर पहुंच गया और फिर वहाँ से उसने क्या देखा? देखिए, नर नारायण पर्वतों के बीच बसा हुआ मंदिर, उसने वहाँ से उसके दर्शन किए। मंदिर जाने से पहले उन्होंने तप्त कुंड में स्नान किया। वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा अत्यंत गर्म था, परंतु स्नान करने के बाद उसे कैसा अनुभव हुआ? बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। मान्यता है कि इन कुंडों में स्नान करने से त्वचा रोग दूर होते हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान बद्रीनाथ की शालिग्राम मूर्ति के दर्शन किए। जब उन्होंने तप्त कुंड में स्नान किया, उसके बाद वो भगवान बद्रीनाथ की शालिग्राम मूर्ति के दर्शन करने गए। इतिहास से पता चलता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 7वीं सदी में यहाँ की मूर्ति की पुनर्स्थापना की और पूजा की परंपरा प्रारंभ की। मंदिर में दक्षिण भारत से आए ब्राह्मण, जिन्हें जो कि स्वयं को रावल कहते हैं, वहाँ पूजा करते हैं। इसके बाद वे ब्रह्म कपाल गए, जहाँ पितरों की शांति के लिए उन्होंने क्या किया? पिंडदान।
बाजार में घूमते हुए उन्होंने बामड़ी गांव देखा। अब अजय और उसके माता पिता कहाँ घूमने लगे? बाजार चले गए और फिर वहाँ घूमते हुए उन्होंने बामड़ी गांव भी देखा। शाम को पैदल माड़ा गांव गए और फिर बामड़ी गांव से कहाँ गए वो? माड़ा गांव की तरफ, जो भारत का अंतिम गांव है। तो बच्चों, भारत का अंतिम गांव कौन सा है? माड़ा गांव। यहाँ से बद्रीनाथ जी को घृत कंबल अर्पित किया जाता है। देखिए, माड़ा गांव में बद्रीनाथ जी को किस चीज़ का कंबल? घृत कंबल, मतलब बहुत सारा उन्हें घी चढ़ाया जाता है। क्यों इनको घृत कंबल क्यों चढ़ाया जाता है यहाँ? क्योंकि बद्रीनाथ में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब जैसे आप लोगों को ठंडा होता है तो आप ठंड से बचने के लिए क्या करते हो? कंबल वगैरह का प्रयोग करते हो ना, ओढ़ते हो उसे, और ऊनी जो आपकी स्वेटर वगैरह होती हैं उसे पहनते हो। तो लोगों की भी मान्यता है कि बद्रीनाथ जी को क्या होता है? जाड़ों में बहुत ठंडा होता है, तो ठंड से बचने के लिए उन्हें क्या अर्पित किया जाता है? घृत कंबल, घृत से बना हुआ आवरण उन्हें अर्पित किया जाता है। अर्थात बहुत सारा उन्हें घी चढ़ाया जाता है ताकि उन्हें ठंड न लगे। माड़ा में उन्होंने व्यास गुफा देखी, जहाँ महाभारत लिखी गई थी। माड़ा गांव में उन्होंने क्या देखा? फिर अजय ने अपने माता पिता के साथ व्यास गुफा को देखा। व्यास गुफा में ही महाभारत लिखी गई थी। पास ही भीम पुल भी देखा, जो सरस्वती नदी पर एक बड़े पत्थर से बना हुआ है। भीम पुल से आगे वसुधारा जलप्रपात है। अजय ने पूरी यात्रा के दौरान मंदिर की घंटियां, अलकनंदा की कलकल, बर्फ से ढकी चोटियां और श्रद्धालुओं की आस्था का अद्भुत अनुभव किया। तो यात्रा में अजय को बहुत ज़्यादा मज़े आए, क्योंकि उसने क्या किया? देखो, मंदिर की घंटियों की आवाज़, अलकनंदा की कलकल की आवाज़, और उसने क्या देखा? बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, और वहाँ बहुत सारे श्रद्धालुओं को आते जाते देखा। तो ये अनुभव कैसा था उसके लिए? बहुत ही अद्भुत था और बहुत ही अच्छा उसके लिए ये अनुभव रहा। यह यात्रा उसके लिए अविस्मरणीय रही। अर्थात इस यात्रा को अजय कभी भी नहीं भूल सकता था। बच्चों, अब मैं यहाँ पर आपके लिए श्री बद्रीनाथ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए। पहला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। आप इन प्रश्नों को अपनी एक नोटबुक में लिखते भी रहिए, ताकि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से फिर याद रहें। दूसरा प्रश्न है, देखो बच्चों, बद्रीनाथ उत्तराखंड के कितने धामों में से एक है? इसका उत्तर है, हमारे उत्तराखंड में कितने धाम है? देखिए, 4 धाम है ना। पहला है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। देखो बच्चों, गंगोत्री और यमुनोत्री ये उत्तराखंड के किस जिले में है? ये है उत्तरकाशी जिले में। और केदारनाथ कौन से जिले में स्थित है? ये रुद्रप्रयाग जिले पर है। और जो बद्रीनाथ है वो अभी मैंने आपको बताया, ये चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, पीपल कोटी से आगे अजय ने कैसी चट्टानें देखी? इसका उत्तर है, पेड़ पौधों से रहित ऊंची ऊंची चट्टानें और पर्वत देखे। चौथा प्रश्न है, नृसिंह मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है जोशीमठ में। अगला प्रश्न देखिए, भगवान बद्रीनाथ शीतकाल में कितने माह जोशीमठ में विश्राम करते हैं? तो कितने महीने के लिए भगवान बद्रीनाथ जोशीमठ में
विश्राम करते हैं? इसका उत्तर है 6 माह के लिए नृसिंह मंदिर में ये विश्राम करते हैं। देखिए, जब 6 महीने के बीत जाते हैं तो उसके बाद जब ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी की ऋतु आती है तो बद्रीनाथ धाम के कपाट फिर से खुल जाते हैं। तब भगवान बद्रीनाथ को विधि पूर्वक वापस बद्रीनाथ धाम में ले जाया जाता है और वहीं उनकी नियमित पूजा अर्चना होती है। और जब फिर ग्रीष्म ऋतु बीत जाती है और शीत ऋतु आ जाती है तो फिर से उन्हें कहाँ, जोशीमठ में लेके वहाँ पर वो विश्राम करते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? इसका उत्तर है धौली गंगा और अलकनंदा। देखिए, मैंने बताया आपको कि धौली गंगा को और किस नाम से पुकारा जाता है, इसे विष्णु गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोविंद घाट में कौन कौन से 2 प्रमुख स्थल जाने जाते हैं? इसके उत्तर हैं हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी। अगला प्रश्न देखिए, देवदर्शनी का क्या अर्थ होता है? तो ऐसा स्थान, वह स्थान जहाँ से बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं या देवताओं के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर किन 2 पर्वतों के बीच स्थित है? इसका उत्तर है नर और नारायण पर्वत। अगला प्रश्न है, तप्त कुंड में स्नान करने की क्या मान्यता है? क्यों तप्त कुंड में स्नान किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? इससे त्वचा रोग दूर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति किसने पुनर्स्थापित की थी? इसका जो उत्तर है वो है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर में पूजा करने वाले पुजारियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इन्हें? रावल। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कपाल पर यात्री कौन सा धार्मिक कार्य करते हैं? कौन सा धार्मिक कार्य करते हैं ब्रह्म कपाल पर यात्री? पितरों की मुक्ति हेतु पिंडदान करते हैं। अगला प्रश्न है, बामणी गांव किसका ग्रीष्मकालीन गांव है? तो ये किसका है? पांडकेश्वर के लोगों का। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गांव कौन सा है? तो भारत का अंतिम गांव है माड़ा गांव, ये है चमोली जिले में स्थित। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ जी को अर्पित किए जाने वाले ऊनी कंबल को क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? घृत कंबल, घी से बना हुआ कंबल। अगला प्रश्न है, व्यास गुफा कहाँ है और यहाँ किसने महाभारत लिखी थी? तो माड़ा गांव के पास, जहाँ वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। तो व्यास गुफा कहाँ है? ये माड़ा गांव के पास है। यहीं पर वेद व्यास जी ने बैठकर महाभारत लिखी हुई थी। अगला प्रश्न है, भीम पुल किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है सरस्वती नदी पर। अगला प्रश्न है, मान्यता के अनुसार भीम पुल किसने बनवाया था? ये बनाया था महाभारत के भीम ने। बच्चों, मैं आपके लिए आपकी ही कक्षा 6 का पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।